इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए क्लास 12th हिस्ट्री के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम केवल एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ सॉल्यूशन की जहां तक बात रही तो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम इसके साथ रिलीज किया, ये तो आपको आंसर पता ही है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो सीबीएसई के यूजुअल स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हाई है। सो आई विल टेल यू हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें डाउट है लोगों को कि क्या आंसर होना चाहिए, मैं प्रॉपर आंसर्स एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। एंड क्योंकि एमसीक्यू सेशन होने वाला है एक तरीके का, तो आप इस वीडियो को देखते देखते, अगर आप प्रीमियर होते वक्त देख रहे हैं, मेक श्योर यू अटेम्प्ट द एमसीक्यू, और अगर आप प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब बता सकते हैं। सो लेट्स कम टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। So now coming to the laptop screen, here we have additional practice question class 12th history सीबीएसई ने जो रिलीज किया है, केवल हिस्ट्री का किया है, आई थिंक 8 सब्जेक्ट्स में। एंड एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए सीबीएसई रिलीज करता है ताकि जो बच्चे हैं, जो अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके कि मेरी तो सारी तैयारी हो चुकी है, तो उसको धरातल पे लाने के लिए बेसिकली कि आपकी तैयारी में अभी भी कुछ ना कुछ एलिमेंट बचा हुआ है। एंड इस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है अभी के समय पे, क्योंकि क्या है, सीयूटी ने जो पिछले साल पेपर लिया था दैट वाज वेरी इजी। तो इसके कारण क्या हुआ, कट ऑफ्स बहुत हाई चलेगा। इस साल हो सकता है कि वो मॉडरेट लेवल का पेपर सेट करे या हाई लेवल का पेपर सेट करे। तो उसमें इस प्रकार के जो सवाल है, जो इस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई ने रिलीज किया है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। दिस इज वाई मैं आपको केवल आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि सीबीएसई ने आंसर भी बताया है कि भाई इस सवाल का क्या आंसर होगा। मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि जो भी एमसीक्यूज आते हैं, आप सबसे पहले ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, और ऑप्शंस आप अगर एलिमिनेट करते हो तो आखिर क्यों करते हो, अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको सही जवाब चुनने नहीं आए तो भी काम चल जाता है, बस आपको गलत जवाब पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा गलत है। तो जो गलत है उनको साइड कर दो और जो बच गया वो हमारा सही जवाब है। ये जो एमसीक्यू सेशन है उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, एंड जितने भी सवाल है उसको अटेम्प्ट जरूर करें। आई नो कि बहुत सारे लोग आप में से हैं जिन्होंने इन सवालों को अटेम्प्ट नहीं किया है, हो सकता है कि पीडीएफ आप तक नहीं पहुंची होगी। सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट। अगर आप प्रीमियर होते वक्त देख रहे हैं तो प्रीमियर में अटेम्प्ट करें, अगर आप प्रीमियर होने के बाद देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरियंस स्टडी एंड स्टेटमेंट है ये पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टेटमेंट से शुरू होता है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, हिस्टोरियंस स्टडी एंशिएंट टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू लर्न मोर अबाउट हु रोट व्हाट एंड फॉर whom। इतिहासकार क्या करते हैं, टेक्सचुअल ट्रेडिशन मतलब किताबी चीज़ों को पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें जानना होता है, क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं कि भाई किसने क्या लिखा है, हु रोट व्हाट, किसने क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा है। ये स्टेटमेंट है कि इतिहासकार किताब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किसने क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा है। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लाइन जो है इस हिस्टोरिकल टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को के इस स्टेटमेंट के समावेश में आता, मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार वो लाइन उसे सपोर्ट कर रहा है। सो आप अगर चारों ऑप्शंस को देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। पहले ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, दे कमेंट ऑन सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस। हिस्टोरियंस केवल और केवल सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं जानना चाहते, और केवल जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस है, जो किताबें हैं, वो प्रैक्टिसेस के बारे में, रीति रिवाज के बारे में या सोशल सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं बताती है। तो ये जो ऑप्शन है बहुत नैरो है। नैरो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ें दी गई है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, सो दे वर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरी, ये एक सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी टेक्स्ट ना, वो इसलिए इतिहासकार इस माइंडसेट से पढ़ते हैं कि इसको किसी कम्युनिटी ने लिखा है, किसी एक आदमी ने लिखा है, वो किसी कम्युनिटी का होगा, वो जो आदमी किसी कम्युनिटी का होगा। और कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, उसका कास्ट हो सकता है और उसका ऑक्यूपेशन हो सकता है, उसने कहाँ जन्म लिया वो भी डिसाइड करेगी कि वो किस कम्युनिटी का है। ओके, सो उस आदमी ने जो लिखा है वो किसी न किसी के ऊपर लिखा होगा और अपने पर्सपेक्टिव से लिखा होगा। सो इतिहासकार यहाँ पे किसी न किसी खास सोशल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव को जानने की उत्सुकता रखते हैं, इसीलिए वो किताबें पढ़ते हैं, बिकॉज दे वर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरी। ये जो ऑप्शन है ये इस सवाल का सही ऑप्शन है, सही जवाब है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा और चौथा क्यों सही जवाब नहीं हो सकता, और उसके बाद इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद वापस से हम लोग ऑप्शन 2 पे आएंगे और थोड़ी सी तफसील में चर्चा करेंगे। दे हाईलाइट द अथॉरिटी दैट द किंग्स एंजॉयड ओवर दियर सब्जेक्ट। देखो, ऐसे कभी भी अगर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दिए जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ना तो किंग्स का मेंशन है ना ही सब्जेक्ट का मेंशन है, ठीक है। और बहुत सारे जो किताब है उनमें या इंस्क्रिप्शंस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन दोनों को लिया गया है,
तो बहुत सारे जो किताब हैं या बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन उसमें तो राजाओं की बात भी नहीं करी गई है। वोटिव इंस्क्रिप्शंस में कौन से राजाओं की बात की गई है, या मंदसौर में जो सिल्क वीवर्स का इंस्क्रिप्शन मिला था उसमें कहाँ से राजाओं की बात की जा रही है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंस्क्रिप्शन और सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो राजा और प्रजा के संबंध को दिखाते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द लैंग्वेज यूज्ड इन सच सोर्सेज वाज यूज्ड बाय लोकल्स एंड रॉयल्स ऑफ दैट एरा, ये भी गलत है क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो रॉयल्स द्वारा नहीं यूज की जाती थी बट लोकल्स द्वारा यूज की जाती थी। अगर मैं इंस्क्रिप्शन की बात करूँ तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, लेकिन मॉडर्न एम्पायर में तो एक ही स्क्रिप्ट चलती थी, ठीक है। खारोस्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए, ग्रीक स्क्रिप्ट में भी लिखे गए, एरेमियाक स्क्रिप्ट में भी लिखे गए, बट एरेमियाक और ग्रीक क्या मॉडर्न एम्पायर में चलती थी? नहीं चलती थी। सो ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, थोड़ा सा तफसील में डिस्कशन कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट बेसिकली कहता क्या था? आई होप आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन करने जाओगे। अभी बोर्ड में आपको जब सब्जेक्टिव आंसर लिखने को कहा जाता है तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, बट जब सीयूईटी में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं पे अटेम्प्ट करने होंगे तो वहाँ पे कंप्लीट आपकी जो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है, जिस डेप्थ में आपने चीज़ों को पढ़ा है वही काम आएगी। एंड जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे देन यू विल रिमेंबर दिस सेशन। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज दे वर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सब सोशल कैटेगरी की जितने भी टेक्स्ट हैं वो किसी न किसी सोशल कैटेगरी, किसी न किसी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के अनुसार लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रयाग प्रशस्ति की, हम लोग ब्लेड रनर पे जब पढ़ाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा रख सके उतना बेहतर होगा स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे भी प्रैक्टिकली एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति लिखी है हरिसेन ने, ठीक है, और किसके ऊपर लिखी है आपको बताना है? समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी है। ओके, समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी है। समुद्रगुप्त के ऊपर जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है उसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की बहुत बड़ाई की है। हरिसेन कहते हैं कि ये इंद्र जैसे हैं, ये वरुण जैसे हैं, ये यम से भी ताकतवर है, ठीक है, ये विष्णु जैसे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि समुद्रगुप्त सही में वैसे थे? ऑब्वियसली नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमें पता है कि हरिसेन चूंकि राजकवि थे समुद्रगुप्त के, तो उन्हें बढ़ा चढ़ा के लिखना लाजमी था, ऑब्वियस था उनके लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी। राजकवि हैं तो ऑब्वियसली उनकी प्रशंसा ही करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई आदमी प्रयाग प्रशस्ति पढ़े और ये मान ले कि जो भी चीजें हरिसेन ने लिखी है वो सही है, तो क्या वो सही होगा? गलत होगा। इसीलिए हिस्टोरियन भी इस माइंडसेट से पुरानी किताबों को पढ़ते हैं कि ये जो किताबें हैं किसी खास कम्युनिटी ने किसी चीज के ऊपर लिखा है जो कि उसका पर्सपेक्टिव है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के ऊपर लिखा है, हु हैज रिटन? हरिसेन हैज रिटन। ऑन हुम? समुद्रगुप्त के ऊपर लिखा है, बट पर्सपेक्टिव किसकी? हरिसेन के पर्सपेक्टिव है। तो हमें उनको पूरी तरीके से बिलीव नहीं करना है। हिस्टोरियंस इसी माइंडसेट के साथ एंशिएंट ट्रेडिशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे समुद्रगुप्त के ऊपर हरिसेन ने क्या लिखा है और भी लोगों ने क्या लिखा है। सो दिस इज व्हाई दे आर वेरी क्यूरियस कि एक ही टॉपिक है बट अलग अलग लोगों ने लिखा है तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि एंशिएंट है सारी की सारी। जितने भी अलग अलग ऑथर्स हैं, जितने भी अलग अलग क्रिएटर्स हैं, उनके अपने उसमें दृष्टिकोण होंगे, अपने उनके बाइस्ड इन्वॉल्व होंगे। सो दिस इज व्हाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट है, क्योंकि यही स्टेटमेंट को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा फिलोसफिकल था इसलिए टाइम लग गया। आगे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सो हियर वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीइंफोर्स्ड बाय इंस्क्रिप्शंस दैट डिस्क्राइब द किंगडम्स व्हिच रूल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 600 BC टू 600 C। ये जो 600 BC से 600 C तक का पीरियड है, इसके हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं अवेलेबल। इनसे क्या पता चलता है, क्या चीजें जग जाहिर होती है? रीइंफोर्स मतलब जग जाहिर क्या चीजें होती है इंस्क्रिप्शन से? क्या पता चलता है कि लोकल्स लिव्ड इन मड हाउसेस। सेकंड चैप्टर में इंस्क्रिप्शन का जिक्र है, वहां पे लिखा हुआ है कि मड हाउसेस कच्चे घरों में लोग रहते थे, नहीं लिखा हुआ है। हाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये भी नहीं लिखा हुआ है। सील्स वेर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, आप इसे एलिमिनेट करना ना, आसानी से एलिमिनेट करें। सील्स नहीं यूज किए जाते थे, कॉइन्स यूज किए जाते थे, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये ऑप्शन सही है, इसलिए भी सही है क्योंकि फैक्चुअली सही है, और इसलिए भी सही है क्योंकि बाकी के 3 एलिमिनेटेड हो चुके हैं। और फैक्चुअली ये कैसे सही है? ऑब्वियसली अगर इंस्क्रिप्शंस उस जमाने के मिल रहा है तो लोगों को तो पढ़ना आता होगा ना। सब पीपल लर्न टू रीड, उनको पढ़ना आता होगा। अगर लिखना नहीं भी आता है तो इंस्क्रिप्शंस अगर चौक चौड़ाई पे लगाया जा रहा है दैट मीन्स कि लोग उसे पढ़ सकते हैं। सो सम पीपल लर्न हाउ टू रीड। दिस ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट है। और बाकी के जो 3 है उनका तो जिक्र ही नहीं है आपके चैप्टर में। तो एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, चाहे वो किसी बोर्ड का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जामिनेशन हो। एनसीईआरटी के बाहर की चीजें कभी नहीं आती है। नाउ मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने कुछ मैचेस हैं और इसमें भी यकीन माने बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करेंगे कि सर यहाँ पे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है। बट अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके कैसे अपना काम बना सकते हो। देखो, मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट लोथल है, कालीबंगल है, और जहां तक मैंने किताब में पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है तो लोथल भी मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है और कालीबंगल भी मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है।
अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट में अब कंफ्यूजन है, लोथल को सेलेक्ट करें या कालीबंगन को सेलेक्ट करें। ठीक है, कॉपर मगन से आता था। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि कॉपर जो है ओमान से आता था, यानी कि 3 का ए सर्टेन है। बाकी 1 और 2 में हमें डाउट है। और लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन, अब चूंकि ऑक्यूपेशन की बात यहाँ पे सिमेट्री में ही करी गई, सिमेट्री एच करके, तो हो सकता है 4 का सी हो। लेकिन वी आर सर्टेन अबाउट 3 का ए होगा, बाकी इन तीनों में डाउट है। अब सिंपली देख लो कि किस ऑप्शन में 3 का मिलान ए के साथ हुआ है। पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में हुआ है, तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है। तीसरे में डी है तो तीसरे में भी नहीं होगा, चौथे में बी है तो चौथे में भी नहीं होगा। यानी कि और अगर किसी में थर्ड के साथ ए मिलान होता तो हम कंफ्यूज होते। यहाँ पे तो केवल ऑप्शन बी में है, सो क्लियरली हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कि अगर हमने एक मिलान भी सर्टेन कर लिया, मैच द फॉलोइंग में ही होता। अगर आपको एक या दो मैचेस भी आते हैं ना करेक्टली मिलाने, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर्स निकाल सकते हो। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है उसको हम लोग सीबीएसई के भरोसे रख देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक जो भी हुई है, बट यहाँ पे उत्तर तुम्हारा मिल गया ना। कभी भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, सीयूईटी के एग्जामिनेशन में भी ये बात ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में एरर दिखता है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि कल को अगर लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, स्टूडेंट अपील करेंगे, तो उस क्वेश्चन के की जो मार्किंग है वो सभी को दी जाएगी। उस क्वेश्चन के नंबर सबको मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, चाहे गलत अटेम्प्ट किया है सही अटेम्प्ट किया है, बट जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा ये श्योर है कि इस क्वेश्चन में एरर है, उसको तो अटेम्प्ट जरूर करना सीयूटी में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सीबीएसई ने कहा है कि हम लोग इवैल्यूएशन किस बेसिस पे करेंगे, तो कॉम्पिटेंस बेसिस पे। हम ये नहीं देखेंगे कि आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं, आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने समझी कितनी है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है आपके 3rd चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिस्क्राइब द मैरिज बिटवीन रत्ना मोहंती, एक उड़ीसा की महिला है, और रघुवीर राठौर, एक राजस्थान के पुरुष है। इन दोनों के बीच अगर मैरिज होती है तो ये कौन सी मैरिज कहलाएगी? पॉलीगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री या इंडोगैमी? पॉलीगैमी तो हो नहीं सकती क्योंकि महिला एक ही है, और पॉलीएंड्री भी नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष भी एक ही है। ठीक है, अगर ज्यादा पुरुष इन्वॉल्व होते तो पॉलीएंड्री होता। अब एक्सोगैमी और इंडोगैमी में है तो इंडोगैमी भी नहीं हो सकती, क्योंकि न तो रत्ना मोहंती राजस्थान से है, नहीं रघुवीर राठौर उड़ीसा से है, तो दिस इज ऑब्वियसली एक्सोगैमी। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कैसे आपसे प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं सवाल। सो एक्सोगैमी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अपने कम्युनिटी की अलग शादी कर रहा है, ओडिसी कल्चर को फॉलो करते हैं, राजस्थानी कल्चर को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे कास्ट भी दोनों का अलग अलग है। गिवन बिलो इज एन इमेज ऑफ राजगीर, ये एक राजगीर की इमेज है विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड यूज्ड टू बी नोन एज राजगृह। इसे राजगृह कहते थे, मतलब राजा का जगह। ड्यूरिंग द 6th and 4th सेंचुरी बीसी, ये कैपिटल नहीं है, इसके बाद पाटलिपुत्रा हो गई कैपिटल। नाउ कमिंग टू द थिंग कि इस फोटो से रिलेटेड कौन सा जो फैक्ट है वो सही है। इट वॉज अ प्लेस दैट वॉज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टू डिफेंड फ्रॉम एनिमी अटैक। यहाँ पे आप वॉल देख सकते हो, साइक्लोपियन वॉल है, मैंने बताया था अपने वन शॉट में। इट वॉज अ प्लेस दैट वॉज स्पेसिफिकली डिजाइनेटेड फॉर पुअर पीपल टू लिव। ऐसी बात तो कहीं हमारे किताब में करी रही गई कि यहाँ पे केवल गरीब लोग रहते थे, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। इट वॉज लोकेटेड ऑन अ लैंड वेयर फार्मिंग कुड बी डन बाई पीपल इजीली, ऐसी बात भी नहीं कही गई। यहाँ ओवर एंड ऑल कहा गया है कि मगध में फार्मिंग पॉसिबल थी बहुत आसानी से, बट क्या राजगिरी में पॉसिबल थी, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक वर्णन नहीं है, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। इट वॉज अ प्लेस वेयर वॉल्स वेयर, चूंकि यहाँ पे वॉल्स वगैरह का जिक्र है तो ऑब्वियसली या तो ए या डी, इन दोनों में से कोई सही होगा। इट वॉज अ प्लेस वेयर वॉल्स वेयर मेड ऑफ क्ले ब्रिक्स एंड मोटार, इसका भी जिक्र नहीं है कि किस मटेरियल से बेसिकली ये जो वॉल है उसको बनाया गया था। सो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा? ये। अब देखो वॉल बनाया क्यों जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ ना। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन की टेक्निक भी लगा दी, और अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ऑप्शन ए ही सही होगा कि ये जो वॉल है, ये जो राजगीर है, बेसिकली इसे फोर्टिफाई करा क्यों गया था? बिकॉज ये कैपिटल है। इट वॉज अ प्लेस दैट वॉज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कैपिटल है, टू डिफेंड फ्रॉम एनिमी अटैक, तो इसीलिए इसे घेरा गया। सो दिस इज बेसिकली इट वॉज अ प्लेस दैट वॉज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैपिटल है एंड इसीलिए हमें इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, फोर्टिफाई करना है। सो ऑप्शन ए विल बी द ऑब्वियस आंसर, ये लाजमी हो जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाए तो भी बना सकते हो, अगर आप एलिमिनेट भी करो तब भी बना सकते हो। अब एक स्टेटमेंट है, मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस स्टेटमेंट की आड़ में, इस स्टेटमेंट के परछाई में आप देखो जो भी मैंने नीचे लिखा है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि जो जैनिज्म में कहा गया कि आपको ये तो करना ही होगा अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो। 4 क्राइटेरिया है सैल्वेशन के, इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जो एकदम एसेंशियल था, इसके बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और उसके हिंट के लिए ये स्टेटमेंट मैंने डाल दिया। अब देखो स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। हो सकता है पहले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बट इस क्वेश्चन में बड़ा इजी है। पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन, मतलब हमें सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, सारे मोह माया और जितनी भी बंधन है और जितने भी पोजीशंस है, चाहे वो मटेरियल पोजीशन हो या इमोशनल पोजीशन, इन सबको त्यागना पड़ेगा। सो यहाँ पे फॉरगिविंग की बात की नहीं जा रही,
क्षमा याचना की बात नहीं की जा रही, नॉन वायलेंस की नहीं बात की जा रही, ना ही कर्मा की बात की जा रही है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल द पोजीशंस एंड टाइज। पोजीशंस मतलब मटेरियल पोजीशन, चाहे वो धन दौलत है या इमोशनल पोजीशन यानी कि मोह माया। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए तो जैनिज्म में कहा गया कि मोनास्टिक एग्जिस्टेंस जरूरी है, आपको मठों में विचरण करना पड़ेगा, मठों के अलावा घर पे आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। वैसे तो ये चारों ही क्राइटेरिया थे, बट ये सबसे डिजायरेबल था, सबसे एसेंशियली डिजायरेबल, कि इसके बिना नहीं हो सकता। बुद्धिज्म ने कहा कि मोनास्टिक प्रेजेंस जरूरी नहीं है, इसके बिना भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following was used in warfare by the विजयनगर empire during the 14th century। मैं यहाँ पे डेट हाईलाइट कर देता हूँ, एक बार मैंने डेट हाईलाइट कर दिया, इसके बाद आप कॉमन सेंस से इस सवाल को सॉल्व करो। यहाँ पे कहा गया है कि विजयनगर अंपायर जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई, तो कौन सा जो यहाँ पे अस्त्र है विजयनगर अंपायर की सेना उसे इस्तेमाल में लाती होगी, मस्कट, कैनन, स्वॉर्ड या स्टोन। कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे, मस्कट आया किनके साथ, पुर्तगालियों के साथ है। बहुत सारे लोग कहोगे कि सर मस्कट यूज करते थे वो, क्योंकि हमने देखा है कि पुर्तगालियों ने विजयनगर अंपायर को भर भर के मस्कट दिया, जिसके कारण वो अपने प्रतिद्वंदियों को हरा पाए। सो मस्कट ऑब्वियसली पुर्तगालियों ने दिया, बट पुर्तगाली आते कब है, 16वीं शताब्दी में आते हैं, 15वीं शताब्दी के एकदम एंड में आते हैं, 1498 में आते हैं। और ये अंपायर हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी के विजयनगर अंपायर की, न कि 16वीं शताब्दी के विजयनगर अंपायर की। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गया। कैनन कैसे आया, बाबर से आया, वो 16वीं शताब्दी में आया, तो ये भी ऑप्शन खत्म। स्टोन से तो लड़ाई करेंगे नहीं, क्योंकि इतने प्रिमिटिव तो थे नहीं, इतने प्राचीन तो थे नहीं, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस के कारण स्वॉर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द वे यू शुड एलिमिनेट योर ऑप्शंस। कंफ्यूजिंग होंगे बट एलिमिनेट करना होगा, डायरेक्ट आपको थाली में परोस के नहीं दी जाएंगी चीजें। एंड यकीन माने अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन से घबरा रहे हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता, अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछता। इसको पूछना चाहिए, इतना जो स्टैंडर्ड लेवल है वो नहीं होता है, बट लेकिन ऐसे सवाल आपसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दिस इज वाई यू शुड नॉट मिस द सेशन, वॉच द वीडियो टिल द एंड। इन द विजयनगर अंपायर, नायकाज एंड अमर नायकाज वे रिगार्डेड एज पावरफुल बिकॉज, क्यों इन्हें पावरफुल माना जाता था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो किंगडम के सबसे फर्टाइल उर्वरक भूमि पे अपना अधिकार उनका था, मतलब वो उसके मालिक थे, जितने भी फर्टाइल लैंड थी वो या तो अमर नायका के हाथों में दी गई थी या नायकों के हाथों में दी गई थी। फिर दे हैड फ्रेंडली रिलेशन विद द सुल्तान, और वो टेम्पल्स कंट्रोल किया करते थे या मैनेज किया करते थे। ये लास्ट ऑप्शन है कि वो मिलिट्री सपोर्ट देते थे राजा को। सुल्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन की तो बात ही छोड़ दो। मोस्ट फर्टाइल लैंड, इसका कोई जिक्र है नहीं, लैंड उनके हिस्से में दिया जाता था, उनके कंट्रोल में दिया जाता था, बट ऐसा कोई जिक्र नहीं कि जितने भी फर्टाइल लैंड थे वो सारे अमर नायकाज और नायकाज को ही दिए जाते थे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और कंट्रोल क्या करते थे टेम्पल्स को, ये गलत बात है। टेम्पल को मेंटेन क्या करते थे, कंट्रोल नहीं क्या करते थे। उसके साथ साथ जब में कंट्रीब्यूशन कर दिया, कुछ दरवाजे बना दिए, बट दे डिड नॉट मैनेज एंड कंट्रोल द टेम्पल्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अमर नायकाज और नायकाज को खास बनाती थी और पावरफुल बनाती थी वो ये कि उनके पास एक छोटी सी आर्मी होती थी, जिसके जरिए वो किंग को सपोर्ट करते थे, विजयनगर के रायस को, विजयनगर के रूलर्स को सपोर्ट करते थे। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, कि दे ऑफर्ड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग एंड दिस इज वाई दे वर रिगार्डेड एज पावरफुल, बिकॉज बोथ ऑफर्ड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग, चाहे वो नायकाज हो या अमर नायकाज हो। आपको बताने एक चीज कि अमर नायकाज और नायकाज में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में बताओ, प्रीमियर में मत बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। Given below are the places in which Bhakti movement originated and spread across the country। यहाँ पे आपके सामने 4 जगहों के नाम दिए गए हैं, असम, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। आपको इन्हें क्रमानुसार, काल क्रमानुसार, मतलब जहाँ से चीज़ें शुरू हुई उसको सबसे पहले रखे, फिर जहाँ फैली, फिर जहाँ फैली, और सबसे आखिरी में जहाँ पे फैली उसको उस हिसाब से, यानी कि क्रोनोलॉजिकल मैनर में आपको कंपाइल करना है। जहाँ से सबसे पहले भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। देखिए अब यहाँ पे अगेन मुझे नहीं पता कि असम और महाराष्ट्र में कहाँ पे पहले आया, बट मुझे ये पता है कि इन चारों में सबसे पहले कहाँ पे आया था, तो तमिलनाडु में आया था। अलवर और नायनाडो से ही तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई है, और ये कहाँ के थे, ये तमिलनाडु के थे। तो यानी कि कुछ भी क्रोनोलॉजी हो, बट सबसे पहले आएगा थर्ड ऑप्शन, तमिलनाडु। अब सबसे पहले थर्ड ऑप्शन केवल और केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन बी ही आंसर होगा। इन तीनों को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें भले ये नहीं पता है कि असम और महाराष्ट्र में पहले कहाँ पे भक्ति मूवमेंट पहुंचा, बट हमें ये पता है कि तमिलनाडु में सबसे पहले पहुंचा था, कर्नाटका में नहीं पहुंचा था। कर्नाटका में बसावना लाते हैं, और जो ये बसावना है उनका जो ये धर्म है वो अलवर और नायनाडो के बाद आता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन सी है, ABCD, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, ये हमारा सर्च रीजन का सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड ग्रेजुअली एंड स्लोली रादर देन एब्रप्टली, कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, नहीं इकट्ठे एक साथ डिक्लाइन हो गया। और रीजन, हड़प्पा विटनेस्ड मेनी क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स एंड ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप बिफोर कोलैप्सिंग।
अब यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट को देखो, मैंने असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये आपको कहा था कि आप पहले तो दोनों स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक कर लो। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो सही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हुआ, ये भी सही है। अगर ऐसा हुआ होता तो झटके से हो रहा था, हमने कुछ लेट हड़प्पन साइट्स भी देखे, फिर धीरे धीरे कल्चर ही गायब हो गया। रीज़न, हड़प्पा में बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज, डिफोरेस्टेशन या एक्सेसिव फ्लड्स जैसे जो एविडेंसेस हैं वो भी मिले, वो भी सही है। हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। तो असर्शन और रीज़न दोनों फैक्चुअली सही है। बट क्या असर्शन और असर्शन को रीज़न जस्टिफाई कर रहा है? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक ये थी कि आप जब भी इस द्वंद में फंसना कि क्या रीज़न असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप ये देख लेना कि क्या रीज़न का स्टेटमेंट नहीं आता तो असर्शन का स्टेटमेंट आता। क्या क्लाइमेटिक चेंज या डिफॉरेस्टेशन या एक्सेसिव फ्लड्स या ओवर यूज नहीं होता तो क्या ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करता? क्या ग्रेजुअली डिक्लाइन करता? यहाँ पे एक बात सोचने की ये है कि यहाँ पे देखो, एक तो बहुत सारे कारण दे दिए गए हैं, बहुत सारे कारण दे दिए गए हैं। अगर एक कारण दिया जाए तो मैं कहूँ अगर एक्सेसिव फ्लड आ जाएगा तो इकट्ठे पूरी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगी। अगर क्लाइमेटिक चेंज आएगा तो इकट्ठे पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन और ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप ये भी इकट्ठे पूरी जो वो सिविलाइजेशन उसको खत्म कर सकते हैं। ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप मतलब क्या हुआ? अचानक से आपने इतना यूज कर दिया कि अब उधर कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया का भी एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं। जकार्ता को बने कितना समय हुआ है, जकार्ता भी डूब रहा है, ठीक है। एंड उन्होंने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर लिया। हो सकता है कि 50-60 सालों के अंदर जकार्ता का नामो निशान भी मिट जाए, ठीक है। वो समंदर के पास दीवारें बना रहा है कि पानी अंदर ना आ पाए। सो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत रैपिडली चीज़ों को, और हम लोग तो बात कर रहे हैं 200-300 सालों की। तो इन सब चीज़ों में इतनी पोटेंशियल है कि सब रैपिडली किसी सिविलाइजेशन को किसी जगह की, और सिविलाइजेशन फैली ही कितनी दूर थी, ठीक है, केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट रीजन में मारे, तो इसको तुरंत में खत्म कर सकते थे। तो ऑब्वियसली रीजन जो है वो स्टेटमेंट तो सही है कि हड़प्पा में ये सब चीज़ें हुई, बट अगर हम ये कहें कि हड़प्पा में ग्रेजुअल डिक्लाइन का क्या कारण था, तो ये कारण तो नहीं था, ठीक है। अगर ये कारण रहा होता, क्लाइमेटिक चेंज आने होते तो पूरे नॉर्थ इंडिया में आते, क्लाइमेटिक चेंज आने होते तो पूरे नॉर्थ इंडिया में आते। लेट हड़प्पा साइड्स जो है, जो वेस्ट यूपी की तरफ आ चुकी है, ये जो हरियाणा की तरफ आ चुकी है, वहाँ पे लोगों को क्लाइमेटिक चेंज क्यों नहीं हुआ? क्या ये बहुत दूरी है? दूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि बोथ आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो चाहे क्लाइमेटिक चेंज या डिफॉरेस्टेशन वगैरह यहाँ पे नहीं भी आता तो भी कोई और कारण रहा होगा जिसके कारण ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ इसका, और क्या कारण है वो अभी तक फिगर आउट नहीं हो पाया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर, ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग कल्चरल एंड सोशल इन्वायरमेंट से आते थे। इसीलिए इनके लिए इंडिया में जब ये आए ना, तो जो रॉयल चीज़ें थी, जो खास चीज़ें थी, वो इन्हें ज़्यादा नहीं लुभाती थी जितनी कॉमन चीज़ें लुभाती थी कि यहाँ के लोग क्या करते थे, कि हाँ कैसे पहनते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये चीज़ें इन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। सिवाय इसके कि यहाँ के राजा कैसे हैं, यहाँ की सेना कैसी है, ये चीज़ें इन्हें कम अट्रैक्ट करती थी। ये फैक्चुअल बात है, किताब में भी दी गई है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 सिनेरियो दिए गए हैं। आपको कहना है कि अगर ये चारों इंडिया में आए हैं तो इन्हें इन चारों ऑप्शंस में से, अगर ये तीनों इंडिया में आए हैं, अल बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसिस बर्नियर, तो इन्हें इन चारों ऑप्शंस में से, चारों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन सबसे ज़्यादा इंटाइज करेगी जिसे ये अपनी किताबों में लिखेंगे? और ऑब्वियसली इन्होंने अपनी किताबों में कॉमन लोगों के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। पहला, पोइट्री दैट प्रेज द अम्पेयर। अगेन चूंकि ये अम्पेयर वगैरह को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, कॉमन लोगों के बारे में इन्होंने, क्योंकि वही चीज़ें इन्हें ज़्यादा इंटाइज करी, आकर्षित उन्हें उन्हीं चीज़ों ने करा, तो इसके बारे में तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट नहीं होते। वेपन्स के बारे में अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आते थे कि इन्होंने बहुत सारे हथियार वगैरह देखे थे, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं था। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन चूजिंग दियर लोकल लीडर, अगेन वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से जानते थे। दे वेर लीस्ट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ये इंटरेस्टेड थे यहाँ के लोगों के बारे में। एंड दिस इज वाई अगर ये चौथा सिचुएशन उनके सामने दिया जाता तो इसको वो बैठ के ठहर के देखते भी एंड अपने किताबों में भी इसका वर्णन करते। क्या है चौथा स्टेटमेंट? कस्टम्स दैट वेर फॉलोड ड्यूरिंग वेडिंग सेलिब्रेशन, कि भाई यहाँ पे जो शादियाँ होती है उसमें कौन से रीति रिवाज होते हैं, अगर ऐसी चीज़ों से इनका सामना होता तो ज़रूर ये अपने किताबों में लिखते, बिकॉज दे वेर मोर अट्रैक्टेड टू द डेली एक्टिविटीज़, कॉमन लोगों की एक्टिविटीज़। और ये हमारे स्टूडेंट्स उसको नज़रअंदाज कर देते क्योंकि हमारे यहाँ तो पता ही है कि रीति रिवाज कैसे हैं शादियों के, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है, कौन से हथियार यूज़ किए जाते थे, कैसे हम लोग अपना नेता चुनते थे, कौन से शासक ने क्या किया, कितनी रानियाँ रखी। लेकिन वो लोग जो आए थे फ्रांस से या पोर्चुगल से या आपके मोरक्को से, उन लोगों ने तो ये चीज़ें देखी थी। वो लोग इंडिया के कॉमन लोगों की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टेड थे क्योंकि ये चीज़ें इंटायरली डिफरेंट थी जहाँ से वो आए थे। सो दिस इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नेम्स ऑफ सम नोटेबल इंडिविजुअल्स, जो 1857 के नोटेबल इंडिविजुअल्स हैं, उनके नाम उनके पोजीशन के साथ यहाँ पे मैच किए गए हैं। आपको करेक्ट मैच ढूंढना है। लॉर्ड डलहौजी वाइसराय ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग टिक मारेंगे बट दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये वाइसराय नहीं थे, ये गवर्नर जनरल थे। वाइसराय जो है ना वो कर्जन के बाद से जितने आए हैं ना वो वाइसराय कहलाए, तो लॉर्ड डलहौजी आपके गवर्नर जनरल है। वाजिद अली शाह मुगल एम्पायर नहीं थे, अवध के नवाब थे। शाहमल ये कोल ट्राइबल के लीडर नहीं थे, ये कहाँ के लीडर थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नाना साहेब ऑब्वियसली पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस समय बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये तो वाइसराय था क्योंकि ब्रिटिशर्स का नुमाइंदा था ना, तो ये ब्रिटिशर्स के नुमाइंदे नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे थे, ये गवर्नर जनरल थे, वाइसराय नहीं थे। Now coming to the next question, Al-Biruni depended mainly on the works of Brahmins and often quoted from the Vedas, the Puranas, यानी कि इन्होंने ज़्यादातर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को स्टडी किया है, उनके जो भी राइटिंग्स है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। From the above line which of the following can be inferred, इस लाइन से हमें क्या पता चलता है? पहला, he understood the oppression that untouchables faced in the society, इसका जिक्र है नहीं कहीं पे क्योंकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में अनटचेबल्स की जो क्लियर परसेप्शन है वो भी नहीं दिखा सकते वो लोग, क्योंकि वो तो डोमिनेटेड है अपर कास्ट के लोगों द्वारा, तो ये आपका गलत हो गया। फिर ही रेड एक्सटेंसिवली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन इंडिया, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगर वो डिफरेंट रिलीजन के बारे में पढ़ते तो बुद्धिज्म के भी टेक्स्ट को देखते, जैनिज्म के भी टेक्स्ट को देखते, यहाँ पे तो केवल वो सनातन धर्म के टेक्स्ट में कन्फाइंड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आपको लॉजिकली ऑप्शन छाटना है, ऐसा नहीं हवा में ऑप्शन नहीं छाट सकते। ही हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी जिक्र कहीं है नहीं। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे बड़ा सरल है, चारों ऑप्शन को पढ़ोगे सबसे सरल ऑप्शन डी है। ही लर्नड अ लॉट अबाउट इंडियन सोसाइटी बाय रीडिंग एंशिएंट टेक्स्ट्स। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ये सारी चीजें जो सीखे वो सही सीखे, जो भी चीजें उन्होंने सीखी वो केवल और केवल इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ के सीखी। एंड ये जो एंशिएंट टेक्स्ट है वो कौन है? या तो वेद है, पुराण है, भगवत गीता है, पतंजलि है, मनुस्मृति है, पतंजलि के जो ग्रामर्स के टेक्स्ट है उनको पढ़ा। सो दीज ऑल आर द एंशिएंट टेक्स्ट, जिसके कारण अल-बिरूनी को यहाँ के सोसाइटी के बारे में जानकारी मिल पाई। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन असर्शन रीजन, असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रिच रैयट्स एंड विलेज हेडमैन, जो जोटेदार और मंडल होते थे, वो हमेशा चाहते थे कि जमींदार ना मुश्किल में पड़े, जमींदार ट्रबल में पड़े, मुश्किलात आए इसके साथ। रीजन क्या था? द ग्रेटर पार्ट ऑफ रूरल क्रेडिट वॉज सप्लाइड बाय द जोटेदार, ज्यादातर जो लोन देते थे ना ग्रामीण इलाकों में वो जोटेदार देते थे, जमींदार नहीं देते थे। लेकिन जमींदार उस लैंड को, वो जो गांव है रूरल इलाका, वो जमींदार के कंट्रोल में आता था, जमींदार के कंट्रोल में आता था, बट वहां पे लोन वगैरह और जो लोगों को सपोर्ट करने की बात है वो जोटेदार करते थे, जमींदार नहीं करते थे। इसीलिए अगर आप देखोगे ये फैक्चुअली दोनों सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और अगर आप देखोगे तो रीजन का स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम असर्शन के स्टेटमेंट से इसको कनेक्ट करके देखें तो, क्योंकि जोटेदार उस पूरे इलाके में क्रेडिट सप्लाई करते थे, क्रेडिट सप्लाई करना मतलब लोन देना, लेकिन वो वहां की अथॉरिटी नहीं थी। अथॉरिटी कौन थी? जमींदार थी। तो इसीलिए तो ये चाहते थे ना कि जमींदार ट्रबल में आए ताकि हम लोग अथॉरिटी बन सके। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर जोटेदार इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते कि वो पूरे गाँव पे अपना इन्फ्लुएंस जताते, और उनकी ये ख्वाहिश नहीं हुई होती कि भाई जमींदारों को हटा के क्यों हम लोग यहाँ पे क्यों ऑथराइज नहीं है, हमारे पास क्यों अथॉरिटी नहीं है। सो इसीलिए तो वो चाहते थे कि जमींदार मुश्किल में पड़ जाए, इसीलिए तो वो चाहते थे कि जो रईस है वो जानबूझ के जमींदार के अगेंस्ट डिफॉल्ट करे ताकि इसकी जमीन का ऑक्शन हो और मैं उस जमीन को खरीद के मैं नया जमींदार बन जाऊं। सो ऑब्वियसली बोथ आर करेक्ट ऑल्सो। और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अगर जोटेदार गाँव में इन्फ्लुएंशियल नहीं होते और जमींदारों ने गाँव वालों की मदद करने से अपना हाथ नहीं पीछे खींचा होता, तो ऑब्वियसली जोटेदार कहाँ से जमींदारों को प्रॉब्लम में फंस सकते थे, या कहाँ से ऐसा सोचते कि जमींदार अगर प्रॉब्लम में फंसेगा तो हमारी चांदी होगी। ओके, सो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पे 4 लोगों के वर्किंग कंडीशन दिए गए हैं। एक नाम है, एक आदमी है पी। पी क्या करता है? उसके पास छोटी सी जमीन है उसके गाँव में, जिसे वो और उसकी पत्नी उस पर खेत जोतते हैं। फिर एक है क्यू। क्यू महिला है, वो एक किसान है, वो दूसरे गांव में जाके खेती करती है क्योंकि वहां पे इसकी कमाई अच्छी हो जाती है। आर, ही ओन्स अ लार्ज लैंड इन हिज विलेज एंड हायर्स फार्मर टू वर्क इन हिज फील्ड्स, यानी कि इसके पास अपने गांव में ज़मीन है और उस ज़मीन की जुताई के लिए ये बाकी दूसरे घरों से फार्मर्स को उठाता है, दूसरे घरों के फार्मर्स को काम पे लगवाता है। और एस, ये भी एक फार्मर है जो दूसरे गाँव में जाके काम करता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन खुद कास्ता पीजेंट कहा जाएगा? खुद कास्ता पीजेंट और पही कास्ता पीजेंट में क्या डिफरेंस होता था? बेसिक डिफरेंस यह था कि खुद कास्ता पीजेंट अपने ही ज़मीनों पे खेती करते थे अपने ही गाँव में,
और पही कास्ता पीजेंट क्या करते थे, वो दूसरे की खेतों पे जाके खेती करते थे। उनके पास खुद की ज़मीनें रहती भी थी, बट फिर भी दूसरों के खेतों पे जाके कभी कभी खेती करते थे, क्योंकि वहाँ पे कमाई उनकी ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे अगर मैं क्यों की बात करूँ, क्यों क्या कर रही है, वो अपने गाँव से बाहर, अपना खेत होते हुए भी शायद उनका खेत है, इसलिए तो वो ज़्यादा कमाई के लिए बाहर जाके काम कर रही है, क्योंकि अपने खेत में हो नहीं रही होगी उतनी कमाई। तो ये किसान है जो बाहर जाके काम कर रही है, तो जो भी बाहर जाके काम कर रही है वो खुद काश्ता तो नहीं हो सकता, तो ना तो क्यू खुद काश्ता है, नहीं एस खुद काश्ता है। अब जहां तक रही बात पी और आर की, तो यहाँ पे अगर क्यू से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है और एस से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, यस आर भी आपका खुद काश्ता ही होगा, क्योंकि इसकी जमीन है और उसी पे वो खेती कर रहा है, करवा रहा है या कर रहा है बात बराबर, ये कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाता ना खेती करने, अपनी ही जमीन तक सीमित है, तो आप चाहे करवाए या करे बात बराबर है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये पी और आर दोनों जो हैं वो खुद काश्ता पीजेंट्स है, पही काश्ता पीजेंट्स नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको लॉजिकली चीजों को समझा पाऊँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बल्कि सीयूटी के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मोस्ट पीपल वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द मेडावल एरा। मेडावल एरा में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, आखिर क्यों करते थे। पहला ऑप्शन, द मुगल्स एंड अदर प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग दैट टाइम पेड फार्मर्स द हाईएस्ट सैलरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सबसे ज़्यादा सैलरी फार्मर्स को नहीं मिलती थी। देयर वर प्लेंटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स, ये एक सही रीज़न है, जहाँ पे बहुत सारे फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स जो जिनसे कामिल है, जो आपके कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो उगाए जा सकते थे। तीसरा, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आप देखते हैं कि बाकी दो ऑप्शंस में क्या है, क्या वो भी सही है या गलत है। अकॉर्डिंग टू कास्ट रूल्स ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी नीडेड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ऐसा भी कोई जिक्र आपकी किताब में नहीं है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई है और उतनी चीज़ें हमने वन शॉट में भी बताई है, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए, वो चीज़ें समझाने के लिए। नाउ कमिंग टू द, सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू वॉच आवर वन शॉट्स। हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी और इवन साइकोलॉजी के भी वन शॉट्स हैं, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट मैप्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई है, एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करें। एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस चैनल, यू शुड सब्सक्राइब, बिकॉज हम लोग पूरी तरीके से, चाहे वो बोर्ड हो या सीयूटी हो, वी विल बी देयर फॉर यू विथ एवरीथिंग, जिस चीज़ों की भी आपको ज़रूरत है वी विल प्रोवाइड यू। तो कास्ट में भी ऐसा कुछ भी नहीं था, कास्ट रूल्स के अकॉर्डिंगली कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करना है। और चौथा, अनलाइक अदर प्रोफेशन एट द फार्मिंग वाज डन बाय बोथ मेन एंड वुमेन, कि दोनों ही खेती करती थी, ऐसा नहीं था कि और भी जो आपके काम है, जैसे आर्टिसनल काम है, तो उसमें भी तो महिला और पुरुष दोनों लगते थे, ऐसा नहीं था कि केवल खेतों में ही महिला और पुरुष दोनों का काम है। सो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी, जो भी बोलो। आपको प्रीमियर लेते वक्त, अगर आप प्रीमियर अटेंड कर रहे हो, तो आपको उस वक्त ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना जवाब भी बताना है। मैं तो यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, आप चाहे तो पाउज कर सकते हैं एंड देन आप अपना उत्तर बता सकते हैं। वाई डिड द ब्रिटिश फेवर द संथाल्स मोर देन पहाड़ियाज, क्यों संथाल को ज़्यादा फेवर करते थे ब्रिटिशर्स पहाड़ियाज के कंपेरेटिवली। पहाड़ियाज वेयर नोमैडिक ग्रुप वेयर संथाल्स वेयर सिविलाइज्ड सेटल्ड पॉपुलेशन, ये गलत है, संथाल भी नोमैडिक थे, ये कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं थे, ये ऑप्शन गलत। पहाड़ियाज रिफ्यूज टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहाड़ियाज ने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में रिफ्यूज किया था लेकिन संथाल एग्री हो गए थे। यस, पहाड़ियाज ने जिस चीज़ में रिफ्यूज किया उसमें संथाल एग्री करे, बट पहाड़ियाज ने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में कभी रिफ्यूज नहीं किया था, उन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर में रिफ्यूज किया था। तो ये ऑप्शन भी गलत है। संथाल्स एग्रीड टू कलेक्ट महुआ फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसकी तो बात ही नहीं कही गई है किताब में, तो चौथा ऑप्शन ही बचता है एंड वही सही है कि संथाल वे रेडी टू क्लियर फॉरेस्ट, वो जंगलों को काट के वहाँ पे प्लो एग्रीकल्चर, जिसे हम सेटल्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि प्लो एग्रीकल्चर घुमंतु प्रकार की खेती नहीं होती है, तो वो करने के लिए राजी थे जो पहाड़ियाज नहीं करना चाहते थे। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ABCD और 1 2 3 4 में यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, अपने हिसाब से ऑप्शंस को देखो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एक्शंस वेयर अडॉप्टेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ गांधी नेशनलिज्म। चैप्टर 13 जो है वो कंप्लीटली गांधी नेशनलिज्म के ऊपर है, और इसमें यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए कि अगर कोई गांधीवादी राष्ट्रवाद का फॉलोअर होगा, अनुयायी होगा, तो वो किस तरीके के एक्शन को करेगा, किस तरीके के एक्शंस ले सकता है। पहला, इनकरेजिंग पीपल टू लर्न इंग्लिश, ऐसा तो कतई नहीं करेंगे क्योंकि गांधी जी बहुत इंडिजिनस आदमी थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज और अपनी चीज़ों को बढ़ावा दिया, सो ये कोई नहीं कर सकता जो गांधीवादी राष्ट्रवाद को फॉलो करता है वो।
गिविंग हेट स्पीच, गांधी जी कभी हेट स्पीच नहीं देते थे। मोबिलाइजिंग पीपल टू फॉर्म एन आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश, कभी भी आर्म्ड स्ट्रगल की बात गांधी जी ने नहीं की है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। बचा चौथा, तो चौथा ही सही है और फैक्चुअली भी चौथा ही सही है कि गांधी जी के जितने भी राष्ट्रवादी अनुयायी थे वो सारे उन कानूनों को तोड़ते थे जो अनफेयर थी, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई है बट वो अनफेयर थी और इम्पोज्ड थी। जैसे आपका रोलेट सत्याग्रह क्यों किया गया, क्योंकि रोलेट एक्ट आया। और सबसे बड़ा अनफेयर जो लॉ था वो तो था सॉल्ट लॉ, इसके ऊपर फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता। सो ऑल दोज हु फॉलोड द गांधी नेशनलिज्म वुड हैव ब्रोकन अनफेयर लॉज दैट द ब्रिटिश हैड इम्पोज्ड ऑन इंडियंस, कि जो भी गांधीवादी राष्ट्रवाद को मानेंगे वो ऐसा करेंगे जरूर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फ्रॉम द 19th century विल नॉट प्रोवाइड फैक्ट्स सराउंडिंग द इवेंट्स ऑफ सिपाही म्यूटिनी। यहाँ पे 4 सोर्सेज का जिक्र है, इनमें से किस सोर्स से हमें हो सकता है कि 1857 की क्रांति के बारे में पता ना चले। ये एक अखबार है, उर्दू अखबार है, और उर्दू अखबार है तो ऑब्वियसली राष्ट्रवादी ही होगा, तो ये तो देगा ही सिपाही म्यूटिनी की खबर। फिर क्वाइंस एंड ज्वेलरी, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्वाइंस एंड ज्वेलरी वाला ऑप्शन देख लो, उसके बाद नीचे के ऑप्शन देखो, इमेजेस फ्रॉम द पंच मैगजीन। पंच मैगजीन में भी खबर मिलेंगे, अगर ये अंग्रेजी मैगजीन होगा तो भी मिलेंगे, अगर हिंदी मैगजीन होगा, उर्दू मैगजीन होगा तो क्या होगा कि रेबल्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें होगी और रेबल्स ने कैसे ओवरकम किया ब्रिटिशर्स को, कैसे उनको हराया, उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं होगी। अगर वो ब्रिटिशर्स की मैगजीन होगी, उनकी किताबें होगी, तो इसमें भी म्यूटिनी का जिक्र होगा, बट ये जिक्र ज़्यादा होगा कि कैसे इसे रिप्रेस किया गया, कैसे इसे ऑप्रेस किया गया। सो इसमें भी जिक्र होगा। और आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन तो ऑब्वियसली 1857 की क्रांति के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे आपके जो ये सेकंड ऑप्शन में जो यहाँ पे सोर्सेज दिए गए हैं, कॉइन्स एंड ज्वेलरी, इसके जरिए में 1857 की क्रांति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ये कोई हड़प्पा सभ्यता या अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की चीज़ें तो है नहीं कि कॉइन्स और ज्वेलरी से हमें पता चलेगा। ना तो उस ज़माने में कॉइन इशू हुआ, ना ही ज्वेलरी में कुछ चीज़ें लिखी जाती थी कि अच्छा प्रोक्लेमेशन ज्वेलरी पे लिख दो या ये फलाना डेट ज्वेलरी पे लिख दो, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी। तो कॉइन्स और ज्वेलरी जो उस ज़माने की थी, उनसे हमें 1857 क्रांति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता है। Now coming to the next question, after discussion among the Constituent Assembly member, which of the following was added to the Indian Constitution? यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट्स, क्या इसकी बात करी गई है? नहीं करी गई है। असेंबली में या कहीं पे भी 1/3 ऑफ सीट्स उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने शायद उस टाइम पे नहीं ग्रांट की थी, बाद में अगर की होगी अमेंडमेंट के जरिए तो अलग बात है। फिर हैविंग सेपरेट इलेक्टोरल सीट, सेपरेट इलेक्टोरेट की तो कॉन्सेप्ट ही इसको खत्म कर दिया गया था। रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट लाया गया, बट ये सेपरेट इलेक्टोरेट सीट का कॉन्सेप्ट ही खत्म था, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर रिजर्विंग सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट बॉडीज में नहीं, लेजिस्लेचर में किया गया था, तो ये भी हमारा गलत है। गवर्नमेंट बॉडीज मतलब सब में, विधायिका में, कार्यपालिका में, यानी कि जो IAS का एग्जाम होता है उसमें भी क्या मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता है। विधायिका में मिलता है क्योंकि माइनॉरिटीज़ है तो उसमें कुछ सीटें रिजर्व हो सकती है। तीसरा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है क्योंकि ऑब्वियसली ये बाकी के जो ऊपर के दो और लास्ट वाला ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो ही चुका है। सो संविधान सभा में डिस्कशन के बाद एक चीज़ पे एग्रीमेंट ज़रूर बनी थी कि हम लोग जितने भी हमारे एडल्ट सिटीजन हैं, 18+ लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार देंगे, उनको अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार देंगे। सो ऑप्शन 3, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, MCQ सेक्शन। Why did the argument for greater power to the provinces provoke a strong reaction among the members of assembly? तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये जो लोग थे जो प्रोविंसेस को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की वकालत कर रहे थे, उनको बहुत करारा जवाब दिया जाता है, उनको उनके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। क्यों ऐसा हुआ? तो पहला, दे फियर्ड, जो ऐसे लोग थे, और ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स कौन देंगे? ऐसे लोग जो सेंट्रल को ज़्यादा मजबूत बनाने की बात कर रहे थे, तो उनके बारे में कहा गया है कि जो सेंटर को ज़्यादा मजबूत बनाने की बात कर रहे थे वो इसलिए चिंतित थे कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, प्रोविंसेस को भी ताकतवर बनाया जाएगा, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक सकता है। एक आर्ग्यूमेंट ये। दूसरा, दे फियर दैट पीपल वुड बी मोर लॉयल टू द प्रोविंसेस दैन द नेशन। लॉयल्टी का ऑप्शन था, बट लॉयल्टी का ऑप्शन एक कम्युनिटी के बेसिस पे ज़्यादा था, प्रोविंसेस के बेसिस पे नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्रोविंसेस मिक्स्ड कम्युनिटीज से बनाए गए थे। ठीक है, जैसे यूपी की बात करें तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ का समागम था। हाँ, साउथ इंडिया में बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जो कम्प्लीटली एक लिंग्विस्टिक एथनिसिटी के आधार पे बनाए गए, बट उसमें भी मिक्स्ड कम्युनिटीज़ थी। तो ये लॉयल्टी का जो खतरा था वो कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा था, प्रोविंसेस पावरफुल बना देंगे ऐसा कुछ नहीं था।
दे वांटेड इंडियंस टू बी अंडर वन नेशन वन गवर्नमेंट मॉडल, ऐसा भी नहीं था, अगर ऐसा होता तो फिर फेडरल सिस्टम लाते ही क्यों, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये आर्गुमेंट कोई नहीं दे रहा था। दे वांटेड टू फॉलो द ब्रिटिश यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वो तो ऐसा चाह ही नहीं रहे थे, फेडरल सिस्टम चाह रहे थे, अमेरिका से अडॉप्ट किया था। तो ऑब्वियसली दिक्कत ये थी कि जो नेशन बिल्डर्स उस जमाने के जो इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि सेंटर को ज़्यादा मजबूत होना है, वो सेंटर को ज़्यादा मजबूत इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड कि अगर यहाँ पे प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दे देंगे तो हो सकता है कि किसी मामले पे अगर हमारी एग्रीमेंट नहीं बनती है और किसी मामले पे अगर हम लोग एक चीज़ पे एग्री नहीं होते तो हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नुकसान ना पहुंचे, वो ना रुक जाए। तो यहाँ पे नेशन बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि अगर हम लोग सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर दे तो ये बेनिफिशियल है, ना कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावरफुल बनाए। प्रोविंसेस को पावरफुल बनाए बट सेंटर के हाथों में भी ज़्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी जो हमारा देश है वो एकदम नवजात है, इसे नवजात से हमें युवा वयस्क बनाना है। फॉर दैट रीजन सेंटर शुड बी हैविंग मैक्सिमम पावर। सो ये बेसिकली आर्गुमेंट। And in that way, we are basically concluding this session. Thank you for watching till the end. Make sure you hit the subscribe button because we provide valuable contents, चाहे वो वन शॉट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट मैप्स की वीडियो की बात करें, जिस भी प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट होते हैं, इवन मोटिवेशनल कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग। एंड दिस थिंग ट्रस्ट मी आपकी बोर्ड में भी मदद करेंगे एंड CUT में तो यू विल बी कमिंग बैक टू अवर चैनल फ्रीक्वेंटली, क्योंकि CUT में कोई टाइम टेबल, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। बिल्कुल आपकी जो ये नॉलेज है, द इन्फॉर्मेशन विच यू आर गोइंग टू हैव, दिस विल वर्क। सो दिस चैनल इज द मस्ट सब्सक्राइब फॉर यू ऑल। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे सारे PDF, सारे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। और वैसे अगर आपको हमारे डायरेक्टली नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे भी जुड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट आंसर राइटिंग टेक्निक, आपको ऐसा लगता है कि आप आंसर राइटिंग में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, देन यू मस्ट ज्वाइन आवर आंसर राइटिंग कोर्स, जिसमें हम लोग वीडियो लेक्चर्स के जरिए आपको अलग अलग आंसर राइटिंग टेक्निक सिखाता है, जैसे इंट्रो मेकिंग, पॉइंट फ्रेमिंग, कंक्लूजन मेकिंग, एंड उसकी बाकायदा वर्कशीट देते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं, विच आवर एक्सपर्ट्स चेक टू गिव यू द फीडबैक, ताकि आप इंप्रूव कर सके। तो हियर इज द लर्निंग पार्ट इन्वॉल्व है, फिर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट इन्वॉल्व है, फिर आपका इंप्रूवमेंट पार्ट इन्वॉल्व है। सो गो चेक आउट द आंसर राइटिंग कोर्स। एंड उससे भी ज़्यादा आप जितनी भी रिविजन सीरीज के प्लेलिस्ट है उसको देखना शुरू करो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो CBSE के हो, UP बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, वॉच दोस। And I'm soon coming with the MCQ sessions, more MCQ sessions. Thank you.